नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम आम आदमी पार्टी के जो पूर्व के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हैं, झज्जर ज़िले में हैं और आम आदमी पार्टी के जो पूर्व में ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं, सुरेंद्र नांगल जी हैं और नगर परिषद झज्जर से चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके हमारे साथी हरीश जी भी हैं और इसी के साथ-साथ इधर हमारे साथी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं। तो इनके पास एक बहुत ही एक सनसनीखेज मामला है जो इनके संज्ञान में आया है, इनके प्रकाश में आया है, जो देसी दर्पण न्यूज़ के माध्यम से आप तक वो रखना चाहते हैं। मामला क्या है, वो इनसे जानेंगे और मामला भी ऐसा गंभीर मामला है, गंभीर आरोप हैं कि अगर इनकी अगर बात माने तो निश्चित रूप से सरकार, हरियाणा सरकार वो कटघरे में खड़ी नजर आएगी। मामला क्या है वो हम खुद जो हमारे साथी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके का वो मामला है जो आपके संज्ञान में आया है, जिससे आप कहते हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो वास्तव में उसके ऊपर उसके विकास कार्यों पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो मैं सीधे सीधे आपकी बात कराता हूं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सबका देसी दर्पण न्यूज पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतना बढ़िया मुद्दा जो दब चुका था वो फिर उठाया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। आप एक क्या कहते हैं, एक आरोप लेकर के चले हैं और आरटीआई के माध्यम से जिस तरीके से ये जो खुलासा हुआ है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, आपकी पार्टी बता रही है, आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है। मैं सीधे सीधे सुरेंद्र जी के माध्यम से ही मैं जानना चाहूंगा कि क्या मुद्दा है और किस तरीके के आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर वो सीधा सीधा किस तरीके के आरोप हैं, आप बताइए। अजय जी, बात ये है, जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन है ये ई टेंडरिंग के कितने फेवर में है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 3 महीने पहले इन्होंने डी प्लानिंग के तहत लगभग पूरे जिले में 15 करोड़ के काम करवाए गए हैं। उसमें शर्त ये थी 10 लाख से ऊपर के जो टेंडर होंगे वो ई टेंडरिंग होगा, लेकिन इन्होंने पूरे 15 करोड़ में, पूरे 7 ब्लॉकों में, पूरे जिले में एक भी ई टेंडरिंग नहीं करवाया। ये इतने पक्षधर थे ई टेंडरिंग में, तो उस टाइम क्यों नहीं किया? लेकिन अभी जो इनके ऊपर चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास अभी तक पैसा नहीं लिया है, अभी जोड़ा भी नहीं उठाया सरपंचों ने, और ये बोल रहे हैं भ्रष्टाचार करेंगे। पहले की तरह इन्होंने पहले काम देना था, ये टेंडर छोड़ते, इनके ऊपर जांच पड़ताल, आपकी सरकार है, जांच पड़ताल करते, उसके बाद अगर जो दोषी पाए जाए उसको अंदर करो। लेकिन एकदम किसी को ये बोल देना इस सरपंच चोर हैं, इसलिए हमारा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। नहीं, वो तो विधानसभा में खुद जो है ना, मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कहा है कि हम सरपंचों को चोर नहीं बता रहे, बल्कि हम तो सरपंचों को ईमानदार साबित करना चाहते हैं। जिस तरीके से पुराने प्लान में बहुत सारे सरपंच जो है वो सस्पेंड किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो वो तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर कोई इस तरीके की आंच ना आए, सरपंचों पे आंच ना आए, इसलिए हम ई टेंडरिंग लेकर के आए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, मुख्यमंत्री जी ने इनडायरेक्टली बबली को चोर बताया है, जो पंचायत राज मंत्री है, जिनके अंडर में लगभग 350 करोड़ का पूरे हरियाणा में टेंडर हुए हैं, जिनका ई टेंडरिंग नहीं हुआ। इसका मतलब उनको वो चोर साबित करने, अगर इन्होंने गलत किया है, कहीं ऐसा सरपंच न कर दे, तो ये तो गलत बात है ना। सुरेंद्र जी का सीधे सीधे कहना यह है कि जब तक पंचायतें नहीं थी, जितने कार्यकाल में पंचायतें नहीं थे, इनका झज्जर जिले में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, तो एक भी ई टेंडरिंग से नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक साजिश की बू नजर आ रही है।
आपके मुताबिक यही कहना है, क्योंकि ई टेंडरिंग अगर होगी तो कहीं ना कहीं काम की डिमांड जब आती है तो वो डिमांड के हिसाब से टेंडरिंग होगी। तो एक भी ऐसा कोई काम नहीं आया जो ई टेंडर के माध्यम से हो सके। आपका सीधा सीधा आरोप ये है। इसके पीछे मतलब आप कोई बड़ी साजिश मान रहे हैं, कोई या तो अधिकारियों की मिली भगत मान रहे हैं या सरकार की कोई मिली भगत मान रहे हैं, ऐसा ही कुछ है? हाँ बिल्कुल, ये सच है कि ये सोचते हैं कि जिस तरह इनके ठेकेदार हैं वो अपने हिसाब से वो ई टेंडरिंग में हिस्सा कर लेंगे और सरपंचों को नज़रअंदाज कर दो। तो ये बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है इसमें। हरीश जी, आपने नगर परिषद का चुनाव लड़ा, चेयरमैन पद का चुनाव लड़ा है, आम आदमी पार्टी की ओर टिकट पे चुनाव लड़ा है, और आप जो दावा कर रहे हैं कि भाई एक आरटीआई के माध्यम से मैंने ये एक चीज़ का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि भाई सरकार जो है वो ऑफिसर्स के साथ मिली भगत करके सरकार के जो मंत्री हैं, पंचायत मंत्री के ऊपर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अधिकारियों से मिली भगत करके बहुत सारा मोटा मुनाफा कमाया है। ऐसा कुछ आप कहना चाहते हैं? थोड़ा डिटेल से एक बार दर्शकों को बताइए। मैंने आरटीआई लगाई थी डी प्लान के बारे में। सबसे पहले तो हमने 26 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें खुलासा किया था। उसके बाद इन्होंने ई टेंडर किया 20/1/2023 के बाद का जो भी डी प्लान का काम होगा, जो 10 लाख से ऊपर होगा, वो ई टेंडर के माध्यम से होगा। तो इसमें सबसे बड़ी गौर की बात ये है, इस जो इन्होंने जानकारी दी है कि एक गाँव है, जैसे मान लिया कोई भी गाँव, दुजाना गाँव मान लिया, दुजाना गाँव में इन्होंने क्या कर रखा है, दुजाना गाँव में कर रखा है इन्होंने 2 काम है, गांव को पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक गांव की 2 गलियां हैं, काम उसी एक ठेकेदार ने काम कर रखा है, एक जेई है उसका, एक ब्लॉक है, एक ही गांव हो गया, और एक उसका मान लो जो भी है एस्टीमेट जिस अधिकारी ने बनाया उसका वही है। तो उसका ठेका एक ठेकेदार ने काम किया, तो पार्ट में क्यों बांटा गया? अगर वो काम 10 लाख से ऊपर था, 18 लाख का काम था, उसका इन्होंने टेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अधिकारियों के ऊपर मंत्री जी का प्रेशर है। जो परसेंटेज जो इन्होंने बांट रखी है 30% इस काम का वहां भिजवाना है, उसके लिए इनका ई टेंडर। आप सीधा सीधा जो परसेंटेज बता रहे हो 30%, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो मंत्री जी के ऊपर। भाई साहब, सूत्रों के हवाले से खबर है, सभी अधिकारियों के ऊपर प्रेशर है, 30% का प्रेशर है कि मंत्री जी ने सीधा बोल रखा है कि मेरे को 30% इसमें से चाहिए, आप कैसे भी लाओ। इसी हमारे अधिकारियों ने ये पार्ट में बांटा। दुजाना का काम था, जोनदी का काम था 26 लाख भाई साहब 50,000 का काम है जोनदी गांव का। अगर ये 26 लाख का आपने ई टेंडर क्यों नहीं करवाया? जब गांव एक है, पंचायत एक है, जिसका ब्लॉक एक है, बीडीपीओ एक है, सब कुछ उसका एक है, तो फिर वो ठेकेदार अलग अलग पार्ट में क्यों बांटा गया 26 लाख का काम इन्होंने? आपका कहने का मतलब है कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके में समझाता हूं कि जिस तरीके से जो टेंडरिंग होती है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है। आप आजकल क्या होता है कि ये काम, जैसे सपोज करो कि रामनिवास के मकान से, मैं वैसे ही बता रहा हूं, आप अनुमान है कि जैसे रामनिवास के मकान से रामचंद्र के मकान तक की एक गली का निर्माण है, उसका एक टेंडर होता है, उसका एस्टिमेट बनता है, और वो एस्टिमेट जो बनता है वो कितने का भी जितनी लंबाई है उसके हिसाब से वो एस्टिमेट बन जाता है। अब हरीश जी का जो आरोप है, ये बता रहे हैं जो आरटीआई के माध्यम से इन्होंने कुछ काम निकाले हैं, मैं आरटीआई की वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी, वो कागज भी आपको दिखाऊंगा। इनका ये कहना है कि जो काम एक गली का निर्माण, एक गली जैसे मैंने आपको बताया रामनिवास के मकान से रामचंद्र के मकान तक, वो एक गली को 2 टुकड़े करके और उसके अलग अलग क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क बना दिया गया। आपको समझ आ रही है कि एक गली है, उसको 2 टुकड़ों में बना के 2 अलग अलग काम बना करके और अलग अलग कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क के नाम से उनको सरकार के पास भेजा गया। और वो गली जो है, उस गली को एक ही ठेकेदार ने, दोनों टुकड़ों को एक ही ठेकेदार ने उस गली के दोनों टुकड़ों को बनाया है। तो इनका सीधा सीधा आरोप ये है कि मान लीजिए टुकड़े भी 2 हो गए, तो वो भी एक ही ठेकेदार को क्यों? इसमें मतलब आपको कहीं साजिश नजर आ रही है? पूरी
पूरी भाई साहब साफ साफ है, साजिश है। एक ही नहीं, हर ब्लॉक में, झज्जर के बहादुरगढ़ ब्लॉक की बात कर लो आप, माचरोली ब्लॉक की बात कर लो आप, सालाबाद ब्लॉक की बात कर लो, बेरी की कर लो, बादली की कर लो, झज्जर एमसी की कर लो, हर कहीं इसमें मिली भगत साफ साफ है भाई साहब। ये देखो आप, साकोड़ गांव में 19 लाख का काम, मांडोठी में 18 लाख का काम, लावा कलाम इसमें लवा कलाम में 28 लाख 50 का, बामडोली में 19 लाख का, नीलोठी में 27 लाख 95,000 का, बराई में 16 लाख 60,000 का। नहीं, ये तो मतलब गांव में जितने काम हुए उसका टोटल कॉस्ट है ना। एक गांव है भाई साहब, साकोड़ गांव होगा। मतलब एक गांव में 4 काम हुए तो 19 लाख के पार्ट में क्यों बांटे आपने? इकट्ठा इनका ई टेंडर क्यों नहीं करवाया? मैन हमारा ई टेंडर के ऊपर है। आप पारदर्शिता की बात करते हो, मंत्री जी पारदर्शिता की बात करते हैं, सरपंचों को आरोप लगाते हैं। तो मेरा सीधा सीधा मंत्री जी से यही सवाल है कि जब आपने ये है, इनकी जांच करवाओ आप। अगर आप इनसे 30% नहीं ले रहे, आप अधिकारियों से कुछ नहीं ले रहे, तो आप इस काम की जांच करवाओ। अगर आप जांच करवाओगे तो वहां निकल के आएगा कि जिस अधिकारी ने एस्टीमेट भी बना रखा है भाई साहब, जिस अधिकारी ने एस्टीमेट बना रखा है, एस्टीमेट भी काम 9 लाख का दिखा रखा है, वो काम सारा ही 5 लाख का है। अगर जांच की जाए अच्छे से तो वो काम भी 5 लाख का है, जब भी उसमें से 30% निकल कर अधिकारी के पास, मंत्री जी के पास पहुंच रहा है। जिस तरीके से हरीश जी बता रहे हैं कि एक गांव है उसमें 4 काम हो गए, सपोज 18 लाख के काम हो गए 4, और 4 काम जो है उनका ई टेंडर क्यों नहीं कराया गया? जबकि ई टेंडरिंग व्यवस्था में ये है कि कोई भी एक काम जब किसी भी एरिया में, किसी गांव में कह लीजिए या किसी शहरी क्षेत्र में कह लीजिए, ई टेंडरिंग में ये है कि कोई भी एक काम, पर्टिकुलर एक काम का जो वो होता है, टेंडर होता है, या कोई एक चीज बनानी होती है, तो वो सारी चीजें अलग अलग से मेंशन करनी होती है। सपोज के यहाँ गली बनाने की बात आई थी, तो अगर कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन करना हो किसी गांव में या किसी शहर में, ऐसा कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे मैं बताऊं कि छोटा मोटा कोई अस्पताल बनाना हो, या क्या कहते हैं, कोई चौपाल का निर्माण करना हो, जिसकी कॉस्ट जो है वो 20 लाख रुपए से अधिक की जाती है, तो उसका ई टेंडर करवाना जरूरी है। मतलब उसके टेंडर जो है वो ई टेंडरिंग से उसकी कॉल होगी और वो टेंडर किसी के पास भी खुल सकता है। इनका साफ साफ ये कहना है कि ये चीज, एक चौपाल भी बनानी है तो उसको भी 2 टुकड़ों में बांट करके, ये उसका भवन तो एक टेंडर में आ गया, ये मतलब एक काम में आ गया, और उसकी 4 दीवारी दूसरे काम में आ गई, और बना दी एक ही ठेकेदार ने। तो इसमें मतलब खेल है, बहुत बड़ा खेल है भाई साहब। ये खेल बस, इसका मेन मकसद ये है जो अब मंत्री जी बोल रहे हैं कि टेंडर होना चाहिए। टेंडर का मेन ही मकसद ये है कि उनका अधिकारी ईमानदारी से उनका जो 30% 35% निकालना है वो उनके पास पहुंचा देंगे। वो अधिकारी की सिरदर्दी है, वो एस्टीमेट कितना एस्टीमेट बनाए, 5 लाख का, 25 लाख का बनाए या 10 लाख का बनाए, वो जवाब तो अधिकारी ने देना है। मंत्री जी तो अपना परसेंटेज जो भी होगा वो लेके बैठ जाएंगे। अब रही सरपंचों की बात, मंत्री जी कह रहे हैं कि सरपंच चोर है। भाई साहब, एक सरपंच ही ऐसे आदमी है जो 24 घंटे जनता के लिए अवेलेबल गांव में रहते हैं। नहीं तो कोई भी एमएलए एमपी की बात करी जाए तो एमएलए एमपी है ना, वोट लेने के बाद गांव में दिखाई नहीं देता। बस जो उनके यारे पैरे चाहता है, 1-2 उनके शादी प्रोग्राम में या कुछ वैसे प्रोग्राम में आगे तो आगे, नहीं तो वोट लेने के टाइम आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते। सरपंच एक ऐसा व्यक्ति है भाई साहब, किसी का मान लो कुत्ते का भी कोई डड़ा मार गया ना, रात में सरपंच नहीं उठा होगा कि भाई साहब मेरे कुत्ते को वो होगा। किसी कोई झूठे केस में फंसा दिया किसी का बच्चा, तो वहां सरपंच खड़ा मिलेगा। बबली जी बोल रहे हैं कि भाई ईमानदार है जनता, अब जनता ने फैसला देखना है। जनता को भी गुमराह कर रहे हैं मंत्री जी। जब मंत्री जी अपने लालच के लिए वो गांव को भी पार्ट में बांट रहे हैं भाई साहब, गांव की जनता को सरपंच के खिलाफ भड़का के। क्योंकि आप भी वो कोई गरीब आदमी है, किसी के पास नहीं, को एमएलए एमपी को जानता, तो उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए कोई मजबूरी होगी, कोई भी बात होगी, तो उसके सामने कौन खड़ा मिलेगा? एक सरपंच ही मिलता होगा भाई साहब। तो नहीं, तो वो तो अलग चीज होगी, वो एक भावनात्मक बात होगी। जो अगर काम की हम बात करते हैं, जो सरकारी काम की बात करते हैं, तो सरकार तो ये कह रही है ना कि सरपंच जो है, सरपंचों की मांग है वो कि भाई 20 लाख तक का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी पावर हमें सरपंचों को दी जाए। यही कह रहे हैं ना सरपंच। और सरकार ये कह रही है कि सरपंच को केवल 2 लाख रुपए तक की पर्सनल पावर दी जाएगी, अपने हिसाब से वो काम करा सकते हैं।
ऐसा ही कुछ है ना? ऐसा ही है। और आप उस चीज को समर्थन कर रहे हैं, सरपंचों को समर्थन कर रहे हैं इस बात पे कि उनको 20 लाख तक की काम करने की छूट मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए भाई साहब, छूट मिलनी चाहिए। सरपंच काम करवाएगा, गांव के विकास में रुपए लगाएगा। और यहाँ तक अगर किसी अधिकारी टेंडर के थ्रू काम हुआ ना, ये टेंडर भी इनकी मिली भगत है। टेंडर में बहुत बड़ा लफड़ा भाई साहब, बहुत बड़ा टेंडर है ना, होने के बाद बीच में ही लीक हो जाते हैं। जो अधिकारी का चाहता है उनको टेंडर मिलते हैं। कोई भी टेंडर है, आप किसी भी टेंडर की बात कर लो, अगर आज के दिन अगर जांच होती है ना, तो अधिकारी का यारा पैरा ही आदमी मिलेगा जिसको टेंडर मिला है, या किसी मंत्री का मान लो रिलेटिव मिलेगा, या कुछ भी लगा लो। भाई साहब बीजेपी के राज में आप ये लगा लो, बीजेपी जेजेपी के 80% एमएलए एमपी में है ना, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके अपने है ना, अपने खुद के, किसी का तो बेटा ठेकेदार है, किसी का यारा पैरा रिश्तेदारी में ठेकेदार है। ये नहीं चाह रहे कि कोई दूसरा काम को ले। ये वही बात होगी भाई, घर की बही काका लिखनी। हाँ, घर की बही काका लिखना वाला। तो सारा चीज भाई साहब अधिकारियों के हाथ में प्रेशर है, अधिकारी दबाव, नेताओं के दबाव में है। अधिकारियों की भी मजबूरी है, पर ऐसी मजबूरी का क्या करेंगे जिसमें अधिकारी भी भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं भाई साहब। अगर जांच की जाए, अब डी प्लानिंग की जांच की जाए। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हाँ हैं, जी। ठीक है। और आम आदमी पार्टी को एक ईमानदार पार्टी आप बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, आप कह रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ देखिए कि कड़वा सवाल भी है, दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के जो मंत्री हैं, अभी अभी रिसेंटली जो है शिक्षा मंत्री हैं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी, भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं। उससे पहले आपके एक और मंत्री सत्येंद्र जैन जी, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हुए हैं। वो पंजाब के एक मंत्री थे, वो मंत्री बनते ही उन्होंने भ्रष्टाचार करना शुरू किया, वो भी जेल में है। तो ये तो कहीं ये तो नहीं होगा कि चोर चोर मुसेरे भाई साहब, ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हो। ये देखो केजरीवाल जी का जो ईमानदारी है वो साफ साफ है। पंजाब का जो मंत्री था, भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही मंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया। अब हमारे मनीष सिसोदिया जी पे झूठा आरोप लगाया है, सत्येंद्र जैन जी पे झूठा आरोप लगाया है। इनके हाथ में पावर है, दिल्ली पुलिस इनकी। नहीं, वो तो हम कह सकते हैं ना कि झूठा आरोप लगाया है। सीबीआई ने जांच करी है और जांच में जब उनको दोषी पाया गया है तभी तो गिरफ्तार किया है, तब उससे पहले तो पूछताछ के लिए बुलाते रहे। भाई साहब फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा ना, कुछ दिन बाद आप देख लेना, वही कोर्ट होगा, वही सब कुछ होगा। जो मनीष जी है ना, बाइज्जत बरी आएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत काम नहीं कर रखा है भाई साहब। उन्होंने बस उनकी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का निशाना, जो बीजेपी ने निशाना साधा है ना, वो उनकी बढ़ती लोकप्रियता का है। और कोई इसमें और किसी भ्रष्टाचार का कोई लेना देना नहीं। ऐसी सरकार होती, आप ये देखो, मनीष सिसोदिया जी ने भी इस्तीफा दे दिया, सत्येंद्र जैन जी ने भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। सत्येंद्र जैन जी ने तो अभी 9 महीने बाद इस्तीफा दिया है ना। भाई साहब जेल में बैठे थे, आपके मुख्यमंत्री ने तो इस्तीफा लिया ही नहीं था उनसे पहले। तो अब ले लिया ना भाई साहब। अब बात करें, एक बात बताओ, आप हरियाणा की बात कर लो। दिल्ली में जा रहे हैं, हरियाणा में बैठे हैं, संदीप जी पर आरोप लगा, हमारी झज्जर की बेटी है, कोच झज्जर की बेटी, इतना बड़ा आरोप लगा। अगर किसी आम आदमी पे, मेरे पे कोई लगा दे, कोई लड़की, तो मेरे को भीतर ठाके घेर देंगे, जाते ही 1 मिनट में ही पुलिस कार्रवाई कर देगी। क्या मंत्री जी के ऊपर धनखड़ जी भी चुप है? क्यों नहीं बोलना चाह रहे? धनखड़ जी क्यों नहीं बोलना चाह रहे? धनखड़ जी ने तो आपने भी तो पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया था ना, आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, इसी विरोध में किया था ना, कि धनखड़ जी ने कहा था कि उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई जब प्रदेश कार्यकारिणी की जब बैठक हुई थी भिवानी में, तो उनको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि सीधे सीधे ये बातें निकल के आ रही थी कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार मतलब छेड़छाड़ के मामले के आरोप हैं, इसलिए हम बैठक में नहीं बुलाएंगे। भाई साहब बैठक में बुलाना मकसद नहीं है। मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं ले गया? पार्टी के इतने बड़े वो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। और यहाँ तक कि एक बात की जाए तो मोदी जी के भी खास हैं। अगर जहाँ तक है कि भाई मोदी जी के धनखड़ जी खास है हरियाणा में, बार बार उनके जो भी चाहते भी हैं, मीडिया में भी आ रहा है, बार बार आ रहा है कि धनखड़ जी पे पूरा मोदी जी का आशीर्वाद है। फिर उन पे, संदीप जी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके धनखड़ जी के हल्के की बेटी, उनके गांव गोवांड की बेटी, तो वो उस पर क्यों नहीं उनके मंच पे आके उनके साथ खड़े हो रहे परिवार के साथ? इस दुख की घड़ी में अगर एक हल्के का बात की जाए, हल्के का एक बड़े पद का मान लो मंत्री भी रह चुके, एमएलए भी रह चुके, वो आदमी स्टैंड नहीं ले रहा, तो उसको आप क्या समझ सकते हैं जी? बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके जो मुद्दे हैं कि संदीप जी को बर्खास्त करो, हरियाणा की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं कि संदीप जी को बर्खास्त करो, मनीष सिसोदिया जी जो है वो बेकसूर हैं, उनको गलत गिरफ्तार किया गया है, बल्कि
भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीबीआई के ऊपर दबाव बना रही है। तो पुरानी परिपाटी है, जब कांग्रेस के पास सीबीआई थी तो कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगते रहते थे, उससे पहले किसी और पार्टी की सरकार थी तो उन पे भी आरोप लगते रहते थे। इसमें इसमें क्या नया, क्या है खास, क्या बात है? देखो अजय जी, हमारी पार्टी के ऊपर 140 मुकदमे हो चुके हैं एमएलए के ऊपर, और सब में वो बरी हुए हैं। पुलिस को भी कोर्ट ने ये बोला है, ये मुकदमा, ये कोई आरोप है, आप इधर लेके आ रहे हो। सिर्फ 7 मुकदमे बचे हुए हैं जो चल रहे हैं, दोषी आज तक कोई भी नहीं मिला है। सैंदर जैन जी हैं, वो चुनाव से के कारण, चुनाव से डर के मारे उनको अंदर किया था कि हिमाचल का प्रभारी बनाया था, उससे 2 दिन के बाद ही उसको अंदर कर दिया। अभी अडानी केस जो चल रहा है, इससे ध्यान भटकाने के लिए जनता का मनीष सिसोदिया जी को अंदर कर दिया है, जबकि उनके ऊपर एफआईआर में भी उनका नाम नहीं था। अभी ये देख सकते हो। अभी सैंदर जैन के बारे में 1 महीना पहले बीजेपी सरकार ने जो जज थी उसको चेंज करवा दिया, जबकि निर्णय आने वाला था, वो बरी होने वाले थे, उसी लास्ट जो स्टेज थी उसके ऊपर उन्होंने जज चेंज कर दिया। अभी पहले की जो प्रणाली है 2-3 महीने की, उस हिसाब से दोबारा चलेगा और दोनों बरी हो आएंगे। चलिए, हाँ भाई, हम तो यही कह सकते हैं कि आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, और भाई उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं और वो आरोप सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं, वो तो माननीय न्यायालय है, वो डिसाइड करेगा। हम लोग कुछ कह नहीं सकते इस विषय में। हाँ, ये है कि अपने अपने क्या कहते हैं, अपने अपने दल का सब लोग फेवर कर रहे हैं। आप भी भाई अपने दल का, अपनी पार्टी का फेवर कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुख्य मुद्दा जो आपने जो आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जो खुलासा किया है, मुख्य मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जिस वक्त पंचायतें नहीं थी उस वक्त हमारे जिले में, तो ये हो सकता है पूरे हरियाणा का ये बहुत बड़ा मामला हो, बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि एक भी काम जो है टेंडर कॉल से नहीं करवाया गया, और अधिकारियों को जो पावर दी गई थी वो 10 लाख से 10 लाख तक की जो पावर दी गई थी, वो सारे के सारे काम टुकड़ों में बांट के उनको, किसी को 9 लाख में करवाया है, किसी को 8 लाख में करवाया है, तो टुकड़ों में उन कामों को सरकार ने करवाया गया है। तो इसके पीछे जो है आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इनका कहना है, मतलब मेरा कहना नहीं, इनका कहना है कि इसमें बहुत बड़ी एक साजिश है और सरकार इस मामले की जांच करवाए, मामले की तह तक जाए, और मामले की तह तक जाकर के पूरे के पूरे मामले को जनता के सामने लेकर के आए। हमारे पास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं। भाई साहब, आपका इसमें क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहते हैं कि जो ये आरोप लग रहे हैं, आरटीआई के माध्यम से जो खुलासा किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? देखिए शर्मा जी, आरोप ऐसे ही नहीं लगाए गए हैं, इनका एक आधार है आरटीआई के द्वारा आरोप लगाए गए और वाजिब आरोप लगाए गए हैं। जब इनका एक मंत्री बयान देता है हम ई टेंडरिंग के द्वारा 10 लाख से ऊपर के काम कराएंगे, तो उसके बाद उन 10 लाख से ऊपर के कामों को डिवाइड करके, अपने सुविधानुसार उनको डिवाइड करके और उनको अपने चेले चपाटों को देने का काम करते हैं। तो ये तो आरोप आधारभूत आरोप है भाई साहब, ये निराधार नहीं है। और मंत्री जी इस पर बयान दें, इस पर क्लैरिफिकेशन दे, जांच कराए ना मंत्री की। खट्टर साहब जांच कराए मंत्री की। खट्टर साहब जांच करते, कोई जांच कराई है आज तक? खट्टर साहब अगर इतने ईमानदार हैं तो संदीप सिंह को बर्खास्त करें। अरे वो तो सदन में खड़े होके सीधी हिमाकत करते हैं, एक लड़की छेड़ मंत्री की हिमाकत करते हैं। और रही बात आप सिसोदिया जी की कह रहे थे, देखिए ये दिल्ली में एक गैंग चल रहा है भाई साहब। कुछ लोग बाहर से आए, 2-3 लोगों का एक गैंग चल रहा है, गिरोह। किसी पे आरोप लगाया, अरे आरोप ब्रजभूषण जी पे लगे, आरोप टेनी पे लगे, आरोप संदीप सिंह पे लगे। एचपीएससी बोर्ड में पैसे मिलते हैं, इनकी साइटों से पेपर लीक होते हैं। कोई मंत्री गया क्या आज तक जेल में? कोई मंत्री के पीछे सीबीआई लगी क्या आज तक? तो सीबीआई भाई साहब केवल केजरीवाल जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है उससे डरे हुए लोगों ने इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके एक चहेते हैं मिस्टर अडानी जी, और आज वो 33 नंबर पे हैं, कभी 3 नंबर पे आए थे, क्योंकि एक धोखेबाज आदमी को पूरे वर्ल्ड में एक सनक है हमारे प्रधानमंत्री जी को, इसको पूरे विश्व में सबसे अमीर बनाना। उस सनक के चलते उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई।
आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ भी एक्साइज पॉलिसी है, एक्साइज पॉलिसी के द्वारा यहां भी टेंडर हुए, शराब घोटाला हुआ। आपको याद होगा 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब यहां भी शराब घोटाला हुआ। भाई साहब, केवल शराब घोटाला नहीं हुआ, यहां लोग मरे शराब पी के, नकली शराब पी के। कौन सा मंत्री सीबीआई पकड़ के लेके गई? गुजरात में शराब घोटाला होता है भाई साहब, हर वर्ष सैकड़ों आदमी मरते। कि पहली बात तो गृह मंत्री को अंदर जाना चाहिए सीबीआई के द्वारा जांच करा के, कितने गृह मंत्री अंदर डाले, शराब कैसे पहुंचती है गुजरात में। उसके बाद वहां जो मिनिस्टर हैं उनकी कितनों की जांच हुई। अरे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सारे अंदर होने चाहिए। कोई और जिसको ये शराब घोटाला दिल्ली में बताते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर मान लिया वो शराब घोटाला है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उस पॉलिसी को जिन उपराज्यपाल जी ने सैंक्शन करके लागू किया वो कहां है? उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उन उपराज्यपाल जी को भी नहीं, वो तो खुद शिकायतकर्ता बने हुए हैं ना इस मामले में। एलजी साहब ने तो इस मामले को उजागर किया था। शर्मा जी, आप एक पॉलिसी को लागू करते हो, उसके बाद शिकायत करता, बताइए मजाक है। जनता सब चीजें समझती है। इस शिक्षा मॉडल को, जो शिक्षा मॉडल है सिसोदिया जी का, पूरे विश्व में जा चुका है। पूरे विश्व से लोग आते हैं, ब्यूरोक्रेट आते हैं, उस ये शिक्षा मॉडल को देखने आते हैं। और ये लोग गुजरात में एक नकली स्कूल बना के उद्घाटन करने का काम करते हैं। मुझे शर्म आती है, हमारे प्रधानमंत्री जी उस नकली स्कूल में बैठ के उद्घाटन करते हैं। और एक गरीब बच्चे के, लाखों गरीब बच्चों के घरों तक शिक्षा पहुंचाने वाले एक मंत्री को गिरफ्तार करवाते हैं। डरे हुए लोग हैं भाई साहब, डरे हुए हैं। कुर्सी के प्रति उनका प्रेम इतना है कि उस कुर्सी को बचाए रखने के लिए और वो दूसरी पार्टियों पर दोषारोपण करने के लिए इस तरह के करते हैं। ये देखो होते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता क्रांति से निकला हुआ, आंदोलन से निकला हुआ है, वो इनके इन छिछोरी हरकतों से डरने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और एक न एक दिन आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल जाएगी। और जो लोग ये झूठे ये सारे हथकंडे अपनाए हैं, इनका भी पानी का पानी होगा, दूध का दूध होगा, इनका हिसाब लिया जाएगा। ये जो झूठे आरोप को लगा कर अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इनका हिसाब होगा, इसी समय होगा, इसी हमारे रहते होगा। और ये सारे लोग देखेंगे हमारे देश के कि कहां से क्या क्या निकलता है। आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, सभी ने बारी बारी से अपना अपना पक्ष रखा है। और जो आरोप इन्होंने लगाए हैं पंचायत मंत्री के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने फिक्सिंग ये की हुई है, अधिकारियों के साथ फिक्सिंग करके, और अपना जो एजेंडा सेट किया हुआ है कमीशन का, उस एजेंडे की हरियाणा सरकार जांच कराए और मंत्री देवेंद्र बबली को अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो देवेंद्र बबली मंत्री को बर्खास्त करके उनको सीधे सीधे जेल भेजा जाए। आपका यही कहना है? यही कहना है जी, जेल भेजा जाए। अगर इसमें जो भी मिली भगत है, इसमें चाहे सीएम हो, चाहे देवेंद्र बबली हो या उप मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, जिस पे भी मतलब अगर जांच की जाएगी तो 80, ये कहता हूँ भाई साहब 99% इसमें मंत्री जी का पूरा हाथ मिलेगा। अगर आज के दिन खट्टर साहब जांच करवाते हैं तो 99% मंत्री जी का हाथ मिलेगा, क्योंकि उनकी मिली भगत के कारण ये काम संभव नहीं है। एक अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि करोड़ों रुपए का जो काम होना है उसमें गोलमाल कर सके बिना मंत्री के हस्तक्षेप के। बिल्कुल। देखिए, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जो है वो पार्टियों में चलता रहता है और आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और जब तक विपक्ष जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है तो सरकार भी, एक कहावत है कि सरकार भी जो है ना वो तानाशाही सरकार हो जाती है, जो उसके मन में आया वो उस हिसाब से करने लग जाती है। विपक्ष अगर मजबूत है, विपक्ष अगर सजग खड़ा है तो सरकार भी सचेत होकर के काम करेगी और जनता के हितों के काम करेगी। हम भी हमेशा आपके साथ इसी तरीके से, क्योंकि हमारा सीधा सीधा स्लोगन है सच का आईना आपको जरूर दिखाते रहेंगे और आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे देसी दर्पण न्यूज के साथ। मैं अजय शर्मा फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए देसी दर्पण न्यूज। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।